हाय गाइस, दिस इज सत्येंद्र। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रीट के बारे में, क्योंकि कल से फोरम स्टार्ट हो रहे हैं रीट के 21 दिसंबर से और 19 जनवरी तक ये फोरम चलेंगे। उसके बीच में थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी है ये कि फोरम में बढ़ते समय कोई मिस्टेक ना हो जाए। अदरवाइज़ अगर कोई मिस्टेक हो गई तो हमारा जो पूरा सेशन है 2-3 महीने का है, जब तक एग्ज़ाम लगेगी, हमारा पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे हम। तो उस मेंटली डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हमको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एंड तक, मतलब जब तक हमारा सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब तक हमें वो चीज़ अभी तैयार कर लेनी है। तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं पूरी की पूरी एक लिस्ट बना के लेके आया हूँ, तो उनको बताता हूँ। तो सर, हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कई बातियाँ फैली हुई हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का है वो कब तक वैलिड है। तो उसके लिए बता दूं मैं कि एससी एसटी का तो लाइफ टाइम, यानी कि एक बार बनवा लिया तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन ओबीसी वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो 1 साल के लिए वैलिड है। यानी कि आपको 1 साल के अंदर अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इसमें स्पष्टली लिख रहा है कि लास्ट डेट से पहले तक का जारी हुआ होना चाहिए। अदरवाइज ये 3 साल वैलिड है, लेकिन 3 साल में इसकी क्या वो है शर्त कि इसमें आपको अगर 1 साल से पुराना है तो आपको शपथ पत्र लग जाएगा इसमें एक, और वो शपथ पत्र 3 साल तक चल जाएगा। मतलब 2 साल पुराना है तो भी शपथ पत्र लग जाएगा। 3 साल में 1-2 दिन भी घट रहे हैं तो भी शपथ पत्र लग जाएगा। कहने का मतलब वैलिडिटी इसकी शपथ पत्र के साथ 3 साल, और वैसे विदाउट शपथ पत्र के साथ 1 साल वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो लास्ट डेट से पहले बनवा लें। बाद में आप शपथ पत्र के चक्कर में इधर उधर डोलोगे, आपका माइंड ख़राब होगा। और उस डोल से बचने के लिए अभी ऑनलाइन करवा दें, 10-15 दिन में बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा फीस से रिलेटेड। फीस से रिलेटेड ये है कि ये तो आपको सबको पता है कि जनरल और ओबीसी जो क्रीम लेयर स्टूडेंट हैं उनके लिए 450 रुपये इसकी फ़ीस है फॉरम की। लेकिन जो नॉन क्रीम लेयर हैं वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, उनके लिए 350 रुपये। ठीक है। और एससी एसटी के लिए 250 रुपये, और जिनकी 2.5 लाख से कम है इनकम, उनके लिए भी 250 रुपये की इसमें फ़ीस लगेगी। फीस चार्ज जो है वो 250 रुपये लगेगा। अब कई स्टूडेंट के लिए तो ये थोड़ा सा बेनिफिट देगा ये, क्योंकि 2.5 लाख से कम वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो आपके 250 रुपये लगेंगे। लेकिन ये गलती कभी मत करना आप। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और आप सिलेक्शन के दौड़ में हो, फिर आप कभी भी 2.5 लाख रुपये से कम वाले ऑप्शन पे टिक मत करना। भले ही 350 रुपये दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो इस पर स्पष्टली लिख रहा है, इस पर लिख रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये 2.5 लाख रुपये से जो कम वाला आय प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ और सत्यापन के दौरान आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। ठीक है। तो उसके चक्कर में अगर आप पढ़ सकते हो, इतनी डोल भाग कर सकते हो, मुझे नहीं लगता है 100 रुपये बचाने के चक्कर में आपको 200 से 300 रुपये एक्स्ट्रा लग ही जाएंगे डोल भाग करने में। तो उससे बचने के लिए आप इस पर टिक ना करें। अदरवाइज जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो सोच रहा है कि मैं तो ऐसे ही भर रहा हूँ फॉर्म, वो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है अपना बीएड और बीएसटीसी से रिलेटेड। जो लोग बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं और जो लास्ट ईयर में हैं, तो वो थोड़े से कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास में कि क्या वो अलाउ हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। बेशक वो अलाउ हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य ये है कि उनका जो रिजल्ट है, जैसे फाइनल ईयर में है कोई बीएसटीसी वाला या बीएड वाला, तो उसका जो रिजल्ट है ना फाइनल ईयर का, वो लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए। जो फॉरम की लास्ट डेट है ना, उससे पहले आ जाना चाहिए उसका रिजल्ट। अदरवाइज वो बाहर है। तो मुझे नहीं लगता इतना लेट होगा, क्योंकि जल्दी आ जाएगा फॉरम का एग्ज़ाम। कईयों की एग्ज़ाम हो चुकी हैं तो रिजल्ट आ ही जाएगा, 10-15 दिन का टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। आप अलाउ हो इसके लिए। तो ये भी पॉइंट आ गया होगा समझ में। दूसरा एक पॉइंट है, उसको वैसे काफ़ी जानते हैं लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों वाला, कितने बच्चे वाला अलाउ है, कितने बच्चे वाला अलाउ नहीं है। तो बात करते हैं 2002 से बाद की। अगर किसी के 2002 के बाद में 2 बच्चे हैं
तो वो अलाउ है। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर किसी का जुड़वा बच्चा पहले हो गया, 2 बच्चे मतलब एक जुड़वा बच्चा है, मतलब शुरुआत में 2 बच्चे हुए हैं वो जुड़वा हुए हैं, ठीक है, और बाद में उसने एक बच्चा और पैदा कर लिया तो वो अलाउ नहीं है। अगर किसी के पहले एक बच्चा हुआ है और बाद में दूसरी डिलीवरी पे 2 बच्चे हो गए तो वो अलाउ है, क्योंकि जो जुड़वा बच्चा है ना वो एक इकाई माना जाएगा, इसमें स्पष्टली लिखा हुआ है। अगर आप विज्ञप्ति पढ़ते हो तो इसमें स्पष्ट आपको लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी 2002 से पहले का नियम तो इन्फिनिटी, अनंत, कितने भी हो, 2, 5, 10, 12, 15 कितने भी हो वो चल जाएगा। लेकिन 2002 के बाद में ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। एक लास्ट पॉइंट 5वें नंबर का है, ये है फ़ोटो वाला। कईयों के दिमाग में एक सवाल है कि फ़ोटो किस तरह का होगा। तो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है ना वो लाइट कलर का होना चाहिए, वाइट कलर या थोड़ा सा हल्का ब्लू चल जाएगा। कहने का मतलब हल्के कलर का होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, जैसे डार्क ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई चश्मा लगाता है और चश्मा लगाते हुए का किसी के पास में फ़ोटो है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चश्मा इसमें वैलिड कर दिया है। लेकिन अगर कोई फैशन वाले चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवाता है तो वो इसमें अलाउ नहीं है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। बाकी आप छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको तो आप अच्छी तरह जानते हो, नाम, पते, आधार कार्ड नंबर वगैरह ये सब कुछ आप जानते हो। हाँ, एक इसमें साइन जो है ना वो ब्लैक या ब्लू कलर से चलेंगे। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। और भी कोई अगर डाउट हो आपके तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको मालूम है कोई और ऐसी जानकारी जिनका ध्यान रखना है उनको आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट पिन करूँगा इसमें, तो वो किसी और के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है।